हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और बताइएगा कि क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं आप सबको बतला दूं, जो नया स्टूडेंट है खासकर उनको मैं बतलाता हूं कि अगर जानकारी नहीं है आप लोग को तो मैं बतलाता हूं कि जो हम लोग आज देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का जो है ये बुक है, जो आरडब्ल्यूए द्वारा निकाला गया है। स्पेशल आरपीएफ के लिए निकाला गया है, जो एसआई और कांस्टेबल के लिए स्पेशल बुक है। तो इसी का जो है हम लोग कंप्लीट बुक का रिवीजन करने वाले हैं। तो ऑलरेडी 3 सेशन इसका हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर जो था हम लोग 60 नंबर तक देख चुके हैं। तो हम लोग जो आज के सेशन में स्टार्ट करने वाला है क्वेश्चन नंबर 61 से रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़िएगा। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। 61 से हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, तो 61 से 80 तक इस सेशन में क्वेश्चन रहेगा। जिससे कि पिछला सेशन में भी आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक सेशन जो रहता है 20 क्वेश्चन का रहता है और व्याख्या के साथ हम लोग इस सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़िएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो आप लोगों को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश द्वारा, सातवाहन राजवंश को प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगाइएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका व्याख्या में क्या लिखा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका व्याख्या। देखिए कह रहा है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सतवाहन राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त किया हुआ था और सतवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है, अमरावती वास्तुकला को सतवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। देखिएगा आप लोग, कर है गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। तो आप लोग को बतलाना है जो गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध, उनका पुत्र का नाम आप लोग को बतलाना था। तो उनके पुत्र का नाम आप सभी लोग को पता होगा, राहुल था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और उपाली जो थे ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो आप लोग याद रखिएगा, उपाली जो था ये कौन था, तो गौतम बुद्ध के शिष्य था। और राहुल कौन थे, तो राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। ये दोनों बात आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, आनंदा जो था, आनंदा ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा उनके शिष्य थे। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। जो आनंदा था ये चचेरा भाई भी था और गौतम बुद्ध के शिष्य भी था। तो ये दोनों बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला है उपगुप्त जो थे ये कौन थे, तो आप लोग को पढ़िएगा। कर है, ये सम्राट अशोक के गुरु थे। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। उपगुरु कौन थे, उपगुप्त कौन थे, तो ये सम्राट अशोक के गुरु थे। तो ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है। कर है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है। तो आप लोग को बताना है घोड़े के बलिदान से संबंधित यज्ञ आप लोग को बतलाना है कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो घोड़े के बलिदान से कौन सा यज्ञ किया जाता था, घोड़े के बलिदान देने के लिए कौन सा यज्ञ करवाया जाता था। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ। तो घोड़े के बलिदान से रिलेटेड जो यज्ञ हो जाएगा ये अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं व्याख्या के बारे में। तो देखिएगा व्याख्या नंबर फर्स्ट में कह रहा है, अश्वमेध यज्ञ जो होता है घोड़े के बलिदान से संबंधित है। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला है, अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों में प्रमुख स्थान है। तो ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो अश्वमेध शब्द में अश्व जो होता है, शब्द का अर्थ जो होता है घोड़ा होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। और मेघ का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तो बलिदान होता है। तो देखिए अश्व का अर्थ जो हो गया ये घोड़ा हो गया और मेघ का अर्थ जो होता है बलिदान होता है, यानी घोड़े को बलिदान जो दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अश्वमेध। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है। तो आप लोग को बतलाना है दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन? तो दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर आप लोग याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है। तो ये बात तो आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है। दिगंबर और श्वेतांबर जो पद का संबंध जैन धर्म से है, तो ये बात हम लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगले पॉइंट देखिए, अगर जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदायों में बांटा गया था, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर ये जो है ये दो समुदायों में बांटा गया था जैन धर्म को। तो इसी को क्वेश्चन में पूछा है, तो आप लोग ये बात को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगले पॉइंट है, श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु जो है नगण्य अवस्था में रहते थे। तो ये बात आप लोग को अभी अभी आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए अपने नोटबुक में इसको। श्वेतांबर समुदाय के जो लोग रहते थे वो कैसे किस भाषा में रहते थे? तो साधु के भेष में रहते थे। और जो कि दिगंबर जो समुदाय के लोग रहते थे वो नगण्य अवस्था में रहते थे। तो ये दोनों बात को आप लोग को नोट डाउन जरूर कर लेना है। तो ये बात आप लोग को नोट डाउन अवश्य करना है, क्योंकि ये बात जो है फेमस क्वेश्चन है। एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को टारगेट करता है, तो आप लोग को इससे जहाँ कर भी मिस नहीं करना है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, कर है जैन धर्म में अस्तुल भद्र जो थे, अस्तुल भद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य कौन थे? तो दिगंबर कहे गए थे। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। यानी जैन धर्म में जो अस्तुल भद्र के शिष्य थे उसे श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे उसे दिगंबर कहे गए थे। ये दोनों पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता था? तो आप लोग को बताना है वो कौन से व्यक्ति हैं जो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रखता था। तो आप लोग को बताना है वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा? तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बतलाइएगा क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या में देखिए कह रहा है, न्याय दर्शन जो है ये तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता था। तो ये आप लोग बात याद रखिएगा। अगला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो है ये 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। तो ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो न्याय दर्शन है ये 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। ये बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ क्या था? तो न्याय सूत्र था। तो ये बात भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? तो न्याय सूत्र। ये आप लोग को बात को नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में। अगला पॉइंट देखिएगा कर रहा है 6 जो था वैदिक दर्शन निम्न में से निम्नलिखित है। तो आप लोग देखिएगा 6 वैदिक दर्शन क्या क्या था? तो सांख्य दर्शन था, कपिल मुनि, इस आप लोग याद रखिएगा। और युग दर्शन के जो महात्मा थे ये महर्षि पतंजलि थे। और न्याय दर्शन के जो थे ये महर्षि गौतम हो जाएंगे। और वैशेषिक दर्शन के जो हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन के जो हो जाएगा उल्लूक कणाद हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और जो 5 नंबर के हैं वो ये हो जाएगा मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा, तो इसका जो हो जाएगा जैमिनी हो जाएंगे। और वेदांत दर्शन का जो हो जाएगा वो बदरायण हो जाएगा। तो ये 6 पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे। तो आप लोग बताना है ह्वेनसांग जो है ये किसके समकालीन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो थे ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। यानी हर्षवर्धन के दरबार में ये आया था। तो ये बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समकालीन थे। तो ये बात तो आप लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो इसके आगे के हम लोग पॉइंट को कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहा गया है इसके बारे में। तो देखिएगा उसके बाद कह रहा है ह्वेनसांग जो ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन जो है अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। जो ह्वेनसांग के जो पुस्तक है सीयूकी, ये इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो आप लोग क्या बताइएगा? ये भारत यात्रा का वर्णन मिलता है किसका? तो ह्वेनसांग का। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा बुक है? तो सीयूकी बुक को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। किसे राजकुमार के नाम से, यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताइएगा ह्वेनसांग के को जाना जाता है। ह्वेनसांग क्या है? तो ये विदेशी यात्री है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है शीतनवास की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? शीतनवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा? जैन धर्म से संबंधित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जैन धर्म बतलाइएगा।
सीतानवासन जो की गुफाएं जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, और ये कहाँ गुफाएं हैं तो तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई में जिले में स्थित है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। अगला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सतनवासन की गुफाएं को अरिवर कोइल भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद है सीतानवासन की गुफाओं का निर्माण जो हुआ था द्वितीय शताब्दी में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय बौद्ध संगति परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तो आप लोग बताइएगा, तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो आप लोग सभी लोग को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा अशोक हो जाएगा, सम्राट अशोक जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या में देखिए कह रहा है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो हुआ था अशोक द्वारा कराया गया था, और तृतीय बौद्ध परिषद का जो हुआ था ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, यानी पटना में हुआ था। अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध परिषद, बौद्ध संगति या बौद्ध परिषद हम लोग कह सकते हैं। तो ये कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, किसके संरक्षण में हुआ था तो अशोक के संरक्षण में हुआ था। ये 2-3 पॉइंट को आप लोग नोट डाउन अवश्य रखिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अगला पॉइंट देखिएगा, अगर है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वर्ष लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद है प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो हुआ था वर्ष 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगीर में हुआ था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध परिषद का बात कर रहा है तो ये राजगीर में हुआ था, और कौन थे, अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। और तीसरा पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा, अशोक, सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था। तो आप लोग बात याद रखिएगा इस पॉइंट को। और तीसरा जो हुआ था 250 यानी 250 ईसा पूर्व हुआ था, और जो प्रथम हुआ था ये 483 ईसा पूर्व हुआ था। तो ये आप लोग को बात को नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम लोग इसके आगे के पॉइंट को कवर करते हैं। इसके आगे के पॉइंट के देखिएगा, कर रहे द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो हुआ था वर्ष 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। तो देखिए ये जो द्वितीय हुआ था ये कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तथा सबकामी की अध्यक्षता में वैशाली में आयोजित हुआ था। तो देखिए जो प्रथम हुआ था वो आप लोग का याद रखिएगा राजगीर में हुआ था, दूसरा जो हुआ था ये वैशाली में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था बौद्ध संगति ये कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो ये तीनों बात को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। और चतुर्थ जो बौद्ध परिषद या बौद्ध संगति जो हुआ था इसका आयोजन जो हुआ था 72 ईसा पूर्व में हुआ था, और कनिष्ठ के संरक्षण में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और लोकेशन आप लोग भी याद रखिएगा कहाँ हुआ था तो कुंडल वन कश्मीर में आयोजित हुआ था। तो ये चारों आप लोगों को बौद्ध संगति को याद रखना है। चारों बौद्ध संगति को आप लोग याद रखना है, डेट याद रखना है, किसके संरक्षण में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे। ये 3-4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा, अगला पॉइंट कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िएगा। कर है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये मौर्य वंश के द्वारा कराया गया था। तो ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और 2-4 पॉइंट, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए कह रहा है, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, कह रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप जो का निर्माण जो हुआ था ये मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो ये बात को आप लोग नोट डाउन याद कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ यानी बनारस में स्थित है। तो ये बात भी याद रखिएगा। धामेक स्तूप जो है, धामेक स्तूप जो है ये कहाँ है तो बनारसी में यानी सारनाथ में ये स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा सारनाथ, सारनाथ कहाँ है तो उत्तर प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा बनारस उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, कह रहा है धामेक स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। तो ये बात भी याद रखिएगा। जो धामेक स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि ये गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो आप लोग क्या बताइएगा, सारनाथ में दिए थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है तो धामेक स्तूप में के बारे में से हम लोग को पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिए थे ये सारनाथ में दिए थे। अगला पॉइंट है, धामेक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा।
धम्मक स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? तो सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था और मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इससे क्या कहा जाता था? तो आप लोग को बतलाना है। जो जीटी रोड है यानी ऐतिहासिक जो ग्राउंड ट्रंक रोड है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाए थे, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है मौर्य शासक के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो आप लोग को बतलाना है कि ग्राउंड ट्रंक रोड को मौर्य वंश के जब शासन था उस समय क्या कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरा पथ कहलाता था। यानी जो जीटी रोड आज के डेट में आप लोग सुन रहे होंगे नाम, जो NH2 और NH1 और NH2 को जो मिलाकर जो हम लोग बोलते हैं ग्राउंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था सर्वप्रथम, तो उसी को हम लोग मौर्य वंश के शासन काल में उस समय हम लोग किस नाम से जानते थे? तो उत्तरा पथ के नाम से जानते थे जीटी रोड को। ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, इसी का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं पहले। कर ऐतिहासिक ग्राउंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था और मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इसे उत्तरा पथ कहा जाता था और 16वीं शताब्दी में ग्राउंड ट्रंक रोड के पुनः निर्माण का श्रेय जो जाता है ये शेरशाह सूरी को जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट पढ़िएगा। कर रहा है ग्राउंड ट्रंक रोड का अन्य नाम सड़क ए आजम भी कहा जाता था। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। यानी ग्राउंड ट्रंक रोड का नाम आप लोग दो याद रखिएगा। एक तो आप लोग याद रखिएगा उत्तरा पथ और एक याद रखिएगा सड़क ए आजम भी। सड़क ए आजम ये भी आप लोग को याद रखना है। दो नाम याद रखना है ग्राउंड ट्रंक रोड का, तो आप लोग याद रखिएगा इसे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। कर रहा है किसने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा, अब से पढ़िए, कर रहा है किसे धर्म विजेता धार्मिका द्वारा विजय की नीति विकसित की गई थी? तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक जो थे इन्हीं के द्वारा इस नीति को विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अशोक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है, व्याख्या में देखिए कर रहा है अशोक ने धर्म विजया या धर्म विजया धार्मिकता के द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कह रहा है अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। ये तो आप लोग जानते हैं ही होंगे। और अगला पॉइंट है अशोक का जन्म जो हुआ था 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था और अशोक वर्ष 269 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अशोक के बारे में आप लोग दो चार पॉइंट याद रखिएगा। पहले आप लोग याद रखिएगा कि इनका जन्म जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, 304 ईसा पूर्व में हुआ था और ये 269 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठ गए थे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इनका जो मृत्यु यानी डेथ जो हुआ था ये 232 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और जो डेथ हुआ, जो इनका मृत्यु हुआ था वो 232 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट को कवर करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग या नोट डाउन कर लीजिएगा, नोटबुक लेकर बैठे हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 आप लोग देख लीजिएगा। 72 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो यह युद्ध जो हुआ था उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो आप लोग को बतलाना है जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था ये कब लड़ा गया था। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 261 ईसा पूर्व में यानी 261 BC में लड़ा गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या देखिएगा, कह रहा है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और यह युद्ध जो हुआ था उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को कवर करते हैं। आगे के पॉइंट में क्या लिखा गया है तो हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट आप लोग पढ़िएगा, कर रहा है सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला जो हुआ था कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार को
देखते 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 लिए था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मानव के मध्य हुआ था, और इस युद्ध के में सम्राट अशोक विजय हुए, और जिसका उल्लेख जो है सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 है, कर रहा है सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कितने आप लोग को बतलाना है कितने स्थानों पर स्थापित करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलेगा 14 स्थानों पर। तो चलिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कर है सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्तीर्ण करवा कर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो यह बात आप लोग याद रखिएगा। 14 को आदेश लिखवाए थे किस पर, तो आप लोग बताइएगा स्तंभ पर। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट को कवर करते हैं। अगला पॉइंट है सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी हमें इन्हीं 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले वर्ष 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अशोक के जो शिलालेख था सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा, कर है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग को बतलाना है जो हर्यक वंश है इनका संस्थापक आप लोग को बतलाना है कि हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिंबिसार लगाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कर हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रेणी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, बिंबिसार को जाना जाता है। और हर्यक वंश की स्थापना जो हुआ था 544 BC में हुआ था, यानी 544 ईसा पूर्व में हुआ था। और हर्यक वंश की राजधानी जो थी ये गिरिव्रज या राजगीर आज के डेट में कहा जाता है। तो यहाँ थी, तो किस वंश की, तो हर्यक वंश की राजधानी जो थी ये गिरिव्रज थी या राजगीर थी। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा साम्राज्य था, वो कौन सा वंश था जो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहा था। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा पाल वंश। पाल वंश जो थे, पाल साम्राज्य जो था ये सबसे लंबी अवधि तक रहा था। तो आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पाल वंश हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा बहुत व्याख्या देख लेते हैं। कर रहा है उपर्युक्त में से पाल साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा, और प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल जो है अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा है। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। प्रतिहार राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक था। तो ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा पाल साम्राज्य का जो शासनकाल था ये 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी, और सेन साम्राज्य का जो शासनकाल था ये 1070 ईस्वी से 1230 ईस्वी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो पहले इसमें एक पॉइंट रह गया है, तो ये पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासनकाल जो था ये आप लोग को याद रखना है 735 से 982 ईस्वी तक रहा था। कौन सा वंश का, तो राष्ट्रकूट वंश का। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, पढ़िएगा। कर रहा है सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था। तो आप लोग बताइएगा सातवाहन जो यूज करते थे तांबा और चांदी को जो मिश्रण से बनाते थे तो उसको क्या कहते थे। तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाना है पोटीन कहते थे। पोटीन के नाम से जाना जाता था। सातवाहनों द्वारा क्या मिलाकर पोटीन बनाया जाता था, तो तांबा और चांदी, ये दोनों बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तांबा चांदी से क्या बनाते थे, तो पोटीन बनाते थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसका थोड़ा बहुत हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कर है सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तांबा और चांदी का मिश्रण से पोटीन का इसे मिश्रण से जो बनता था उसे पोटीन कहा जाता था। और सातवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांसे, तांबे, चांदी, पोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया था।
तो ये पॉइंट भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 है। कह रहा है अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था। तो आप लोग को बतलाना है जो अशोक थे ये धर्म के प्रचार के लिए, यानी जो धर्म है धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा धर्म महापात्र। धर्म महापात्र पद का निर्माण करवाया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी बतलाइएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, कर रहा है अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए नए पद धर्म महापात्र का निर्माण किया था और प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था के अंतर्गत धर्म महापात्र नामक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी और धर्म महापात्र का कार्य जो है राज्य के धर्मानुशासन का निर्माण करने से था। तो आप लोग ये बात को याद रखिएगा। तो ये बात आप लोग को सभी नोट डाउन करते चलना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है हमें किस वंश के प्रशासक के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है इस किस वंश के बारे में हम लोग को पता चलता है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तो इसमें हम लोग को कौन से वंश के बारे में पता चलता है। तो ये हो जाएगा मौर्य वंश के बारे में हम लोग को पता चलता है अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है और अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक व्यवस्था और आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई थी। तो आप लोग को ये बात भी याद रखना है, यानी अर्थशास्त्र में क्या क्या किस किस विषय का मतलब वर्णन किया गया था, किस किस विषय के बारे में लिखा गया था। तो आप लोग को बतलाना है। तो मौर्यकालीन राजनीति और सामाजिक व्यवस्था और सब विषय था जो इसमें लिखा गया था। तो आप लोग ये बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट के सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग पढ़िएगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन को। कह रहा है अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी और जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा, उड़ीसा। यानी कलिंग युद्ध जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब है। तो आप लोग को बतलाइएगा उड़ीसा में हुआ था कलिंग युद्ध। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, कह रहे अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है ये कलिंग आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा जो कि आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हमने पहले ही डिसाइड किया था पहले क्लास में कि हम लोग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन करेंगे और व्याख्या देखेंगे। व्याख्या से हम लोग को इनडायरेक्ट क्वेश्चन 150 से 200 या 200 से प्लस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसका पूरा हम लोग व्याख्या देख रहे हैं। तो आप लोग आई होप कि आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जा रहा होगा। जैसे कि आप लोग ये भी देखते होंगे कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर वो क्वेश्चन आ रहा है उसी से रिलेटेड, तो उसके व्याख्या जो है दोनों की व्याख्या अलग अलग होगा। जो व्याख्या ऑलरेडी पहला क्वेश्चन में हो चुका है वो दूसरा क्वेश्चन में व्याख्या नहीं होगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले पढ़िए क्वेश्चन कर रहे हैं किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले, आप लोग बताइए किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों को चित्र वाले क्या किया था। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो आप लोग बतलाना चित्र वाले सिक्के किस राज्य ने जारी किया था। तो आप लोग किस वंश ने जारी किया था। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा सतवाहन ने सिक्के जारी किए थे। चित्र वाले सिक्के जारी कौन सा वंश किया था। तो सतवाहन वंश ने किया था। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बतलाइएगा आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को द एंड करेंगे। तो व्याख्या में देखिएगा कर रहा है भारतीय राजवंश सतवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे और सतवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था और सतवाहन वंश की राजधानी जो थी ये प्रतिष्ठान थी। तो ये आप लोग को याद रखना है। सतवाहन वंश की राजधानी क्या थी, तो प्रतिष्ठान थी। इसको आप लोग नोटबुक में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग क्या होगा कि भूल जाइएगा। तो इसे अभी अभी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है करे सतवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो सिमुक थे। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला है सतवाहन वंश के शासकों ने तांबे, चांदी, शीशे, कांसे
तथा प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे। तो आप लोग ये बात भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगला है, सातवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये आप लोग बात याद रखिएगा, प्राकृत भाषा का प्रयोग किस वंश द्वारा किया गया था? तो आप लोग क्या बताइएगा? सातवाहन वंश द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट पढ़िएगा, कर है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं मत्स्य पुराण से किस वंश का जानकारी मिलता है? तो आप लोग क्या बताइएगा? सातवाहन वंश का जानकारी मिलता है। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, किस इलाके में ये शासन कर रहे थे? तो आप लोग बताइएगा कि वो दक्षिण भारत में ये ज़्यादा एक्टिव थे। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो आई होप कि आज का जो सेशन है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर जरूर करूंगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं फिर से एक बार बतलाता हूं कि आप लोग जितने क्वेश्चन देखे हैं, ये क्वेश्चन जो है ये आरपीएफ कांस्टेबल का जो स्पेशल बुक है, जो आरडब्ल्यूए द्वारा यानी रोजगार वित्त अंकित द्वारा निकाला गया है, उस बुक को हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और टॉपिक में हम लोग बांट दिए हैं, यानी पार्ट हम लोग को आके पढ़ेंगे। पार्ट 1 2 ऑलरेडी हो चुका है। आज का जो सेशन था ये पार्ट 3 था, यानी क्लास नंबर 3 था। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।